मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बताना। आज यूट्यूब पर क्लास है तो वो चेक करने चली गई थी। आपको क्लासेस आपकी वहीं पर मिलेंगे बेटा। आप अपने ऐप को खोलोगे, प्रैक्टिस वाला ऑन करो। जैसे प्रैक्टिस पर ऑन करोगे वहां पर आपको दिख जाएंगी क्लासेस। एक बार करो तो सही, बिना ही करे कैसे है तो हम कब मना कर रहे हैं। ओहो, सन्नी ने तो बहुत ही कर दिए मैसेज ही। सन्नी के मैसेज आ रहे हैं। बेटा वहीं से ही आप अपने ऐप को खोलेंगे, बैठ जाएंगे, प्रैक्टिस पर क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस वाला ही है शायद, वो प्रैक्टिस ही है लिखा हुआ है ना उस पर, तो क्लिक करोगे वहां से आ जाएंगे सारे आपके। वहीं पर हैं सभी की क्लासेस। है तो सही प्रैक्टिस में हिंदी आएगी, हिंदी पर क्लिक कर दे। हिंदी पर क्लिक करेगा, उसके बाद आएगा ऑल कंटेंट, उस पर क्लिक करेगा, वीडियोस दिख जाएंगे। नजर तो आ रहे हैं 4 वीडियो। आप कोशिश तो करो वहां पर। आप टिक ही नहीं करते, कहते बस हिंदी लिखा हुआ आ गया, बस आपने कह दिया कि हाँ नहीं आया। टेंशन की बात ही नहीं बेटा, जो लाइव होगा वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। मैंने बताया है, देख लो। प्रैक्टिस को क्लिक करोगे हिंदी आएगा, हिंदी को क्लिक करोगे ऊपर आएगा ऑल कंटेंट, और कंटेंट पर आप क्लिक करोगे आ जाएंगी क्लासेस। आप क्लिक तो करते जाओ कि क्या आ रहा है वहां पे। चलो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी कुछ टाइम हम लोग लेट हैं क्योंकि आज मैं वो पेपर चेक करने लग गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपके क्वेश्चंस की बारी बाद में आएगी, और संडे को कोई क्लास होती नहीं है, इसलिए कल की कोई क्लास होगी नहीं, फिर क्लास मंडे को ही होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा, और संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत लास्ट में जाते वक्त मैंने भाववाचक संज्ञा आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी थी, बट समझाई नहीं थी, तो समझना हमें है। जैसे भाववाचक के उदाहरण देखते हो तो मैं आपको बताऊं, आपको जैसे ये उदाहरण नजर आते हैं तो आपको माथा ठनक सा जाता है, ये भगवान ये कैसे आ गए इसमें, ये मिठास, बुढ़ापा, सजावट, धिक्कार, ये तो समझ में नहीं आ रहे, ये भाव कैसे हैं। तो यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसे समझिए। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग बात करें यहाँ से, सबसे पहली चीज जो आपकी है यहाँ पे वो ये कि हमने संज्ञा में 5 शब्द पढ़े। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक भाव, एक प्राणी। इनमें से 4 चीजें हैं जो आपके आएंगी किसमें, संज्ञा के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं वो क्या क्या चीजें आएंगी वहां पर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, ये 4 चीजें आएंगी। तो जो ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना प्राणी है, इन चारों में से जो नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, भाव। यानी अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो शब्द आ गया भूख, और आपसे पूछे इसमें कौन सी संज्ञा है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो वहां किसके अंतर्गत, कि भूख ना तो व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है,
ना प्राणी है। आपको नजर आ गया, इन चारों में से नहीं। अगर इन चारों में से कोई होगा तो वो पहले जाति और विशेष नाम दिया है तो वो किसके अंतर्गत हो जाएगी? जाति से सीधा का सीधा निकल करके व्यक्ति पर विशेष नाम देने पर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना स्थान, ना प्राणी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? भाव। तो भूख शब्द में भाववाचक संज्ञा। जैसे आ गया, मान लीजिए शब्द यहाँ पर चढ़ाई या नौकरी। नौकरी में भी पूछ लेता है, पूछता है नौकरी में कौन सी संज्ञा। अब बच्चा टोटली कंफ्यूज, नौकरी में संज्ञा। फिर कोई कहते हैं ये तो हम जाति कर सकते हैं। अरे भाई, नौकरी ना तो व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना प्राणी है। तो अगर नौकर की बात करें, नौकर से बनी हुई होती है भाववाचक संज्ञा, ये नौकरी। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, नौकरी भाववाचक संज्ञा, और आपको पता चल जाएगा ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना स्थान, ना प्राणी। इसका मतलब कौन सा पार्ट हो गया? भाववाचक संज्ञा का हो गया। तो यह सीधी सीधी बात बताई है, क्योंकि आपके नजर में भाव क्या होते हैं? प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे शब्द आप देखते हो। लेकिन यहाँ तो मैंने वो लिखे ही नहीं, तो बता देती हूँ ये जन्मजात भाव है। अब यहाँ से सुनो, क्वेश्चन आ जाता है आपका। क्या क्वेश्चन आ जाता है उसमें? वो क्वेश्चन दे देता है कि भाववाचक संज्ञा बताओ। ठीक है, ऐसे दिया आपका क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बताइए। अब वो जैसे ये लिख करके देता है, आगे देता है ऑप्शन में। तो दो ही ऑप्शन आपको दे रही हूँ, एक बुढ़ापा, एक घृणा। आंसर एक। अब ये नहीं बोलना है मैडम दोनों है ना, इन दोनों में से एक चुनना है। तो एक कौन सा होगा आप बता दो, जल्दी से बोलो आंसर। मिली क्या सन्नी को क्लास? देखा क्या चेक करके बेटा आपने? बाकी मैंने बता तो दिया ही है, फिर भी एक बार देख लो आप फटाफट। बाकी बच्चे आंसर दो मुझे। क्योंकि ये समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सबके आंसर्स चेक कर रही हूँ। एक बार ही आप अपने आंसर दे दो तो ही बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ओके, हाँ वैसे दो भी है, पर हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे ना। हमें तो, मैं कह रही हूँ आंसर एक चुनना है, दो तो आप चुन ही नहीं सकते, इसलिए आपको एक ही है। ओके, चलिए आंसर पर बात करते हैं। सॉरी की कोई बात नहीं होती, आपको जो आंसर लगे वो बताना है, पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर मैं बात करूं, आंसर कोई एक आएगा। मैंने आपसे यहाँ दो ऑप्शंस दिए, उत्तर कोई एक। तो यहाँ पर ध्यान देख दीजिएगा, एक घृणा, एक बुढ़ापा। नियम से तो दोनों ही भाव है, बट उत्तर एक चुनना है।
एक चुनना है तो आंसर 100% पहले क्या आएगा, बुढ़ापा। फर्स्ट आंसर क्या होगा, बुढ़ापा। ये है आपका आंसर यहाँ। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम ये कर देते। ऐसा क्यों? क्योंकि घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये कैसे भाव हैं बच्चों, जन्मजात, यानी हर मनुष्य के मन में ये जन्म से होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं होते। जो भाव हमने बनाया हुआ है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जन्मजात भाव हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रहते हैं और बनाए हुए जो भाव हैं वो पहली प्रायोरिटी पर है। इसलिए इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, 1 नंबर, बुढ़ापा। ठीक है। सेकंड बात जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है वो क्या, जरा वो भी सुन लो आप यहाँ पे। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें इसमें सेकंड, तो सुनिए, जैसे ही इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें चीज़ों का कुछ तो ज्ञान हो गया कि कौन सा क्या है। लेकिन मान लो अब शब्द आ गया, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते हो बाद में, कि प्रेम शब्द में संज्ञा बताओ, या करुणा शब्द में संज्ञा बताओ, या आशा शब्द में संज्ञा बताओ। अब बच्चों जैसे ही आते हैं प्रेम, आशा, करुणा, आप तुरंत क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तुरंत आंसर देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो क्या हो जाता है बच्चों, गलत। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ही नहीं पहले। क्यों? क्योंकि प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, आशा ये सब क्या है, पहले भाव है। हाँ, अगर भाव ऑप्शन में नहीं होता तो ये नाम बनकर किस में आ जाते, व्यक्तिवाचक में। या वहां पर लिखा हो प्रेम बाजार जाता है, करुणा कपड़े धोती है, आशा पतंग उड़ाते, और यहाँ अंडरलाइन कर दे तो ये नाम है। बट खाली शब्द देगा तो शब्द तो पहले भाव है, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, करुणा, आशा वगैरह, तो पहले भाव नहीं है, तो आप इसे किसके अंतर्गत करेंगे, व्यक्तिवाचक में। तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमेशा जन्मजात भाव कौन से नंबर पर आएगा, सेकंड में। पहले जो भाव हमने बनाया है वो आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो ये चीजें आती हैं और आपको क्या कर जाती हैं, गलत। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। आई होप आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड चीज, यहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछना है, कुछ आए हुए क्वेश्चन आप ऑप्शंस को चुन लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा आपका एक आंसर है तो क्या। चलो मैं 3 ही ऑप्शन आप लोगों को दे देती हूँ। मेरे ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन में एक शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एक आया हुआ सेंटेंस, उसमें मैं जो शब्द अंडरलाइन करूँ आप उसी में ही संज्ञा बताना, बाकी में नहीं। ठीक है, सुनिए तो जरा आप लोग इसके अंतर्गत, आपका क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। मैं रिपीट करती हूँ और आपको लगे लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपियों में। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, ये तो है वाक्य। इसमें हिमालय शब्द अंडरलाइन है। चलो ठीक है, एक सरल सा देती हूँ पहले, ये भी पूछूंगी ही ये, बट मैं आपको समझाऊंगी, है ना। पहले ये आया नहीं है इसलिए पहले सीधी सीधी बात करती हूँ। ऊंचाइयां देखनी है, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद लूंगी। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो, ये है वाक्य। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। हिमालय अंडरलाइन नहीं है, ऊंचाइयां शब्द अंडरलाइन है। आपको बताना है ऊंचाइयां शब्द में इन तीनों में से कौन सी संज्ञा है, जल्दी जल्दी बता दो।
फटाफट, जल्दी। जरा वो तो वो ठीक। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। गुड, वेरी गुड। मेरा सेकंड प्रश्न, ये तो आप लोगों ने बता ही दिया है यहाँ से आंसर। सेकंड प्रश्न आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा आप, और वही जो मैं अंडरलाइन करूं उसी के अंतर्गत आप मुझे बताएंगे, ठीक है? सुनिए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। इसमें विभीषण शब्द क्या है? अंडरलाइन है। तो आप सोच लो, रेखांकित किया है विभीषण, कि इनमें से कौन सा है विभीषण में संज्ञा? जल्दी जल्दी बताओ। और जो बच्चे उत्तर नहीं दे रहे वो अपना लिख करके रख लिया करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस के आंसर से क्लियर नहीं होगा पता नहीं चलेगा। ओके, आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है? लास्ट प्रश्न सुनिए। सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। प्रार्थनाएं शब्द रेखांकित है, सोच लो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, और ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इन सभी में मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों का आंसर सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूं तीनों का आंसर सेम क्या, तो तीनों में ही भाववाचक संज्ञा है, या तीनों में जाति है, या तीनों में ही व्यक्ति है। तो लगभग बच्चे तो फिर भाव पर जाते हैं, लेकिन भाववाचक नहीं है। ये तीनों कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। असलियत में बच्चों अब आपके व्याकरण में संज्ञा टॉपिक शुरू हुआ है। अभी तो एक प्रकार का क्वेश्चन और बाकी है जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे, कैसे मैम आपने ऊंचाई और प्रार्थना में भाव ही तो करवाई है, देखो आपने ही तो लिखवाया था। हाँ भाई, मुझे पता है कि ऊंचाई में और प्रार्थना में भाववाचक संज्ञा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इन्हें भाव से हटा पाए, बट समस्या यह है कि ना मैंने ऊंचाई में पूछा, ना मैंने प्रार्थना में पूछा। मैंने आपसे पूछा ऊंचाइयां, प्रार्थनाएं। अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना है, अच्छे से गांठ बांध लेना है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होता है, वो बन जाता है कौन सी संज्ञा? जातिवाचक।
तो आपको जब भाव मिले तो भाव पहचानेंगे आप ऊंचाई प्रार्थना देखकर, बट ये देखना वो एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो भाव, यानी मैं कहती मोहन भगवान से प्रार्थना करता और प्रार्थना अंडरलाइन करती तो 100% भाववाचक होता। बट मैंने कहा सभी की प्रार्थनाएं, मैंने बोला प्रार्थना नहीं प्रार्थनाएं, तो बहुवचन हो गया। और बहुवचन होते कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? जातिवाचक। तो अब ये चीजें हमें लिखनी है नियम के अंदर। फिर विभीषण वाले पर भी बात करेंगे, फिर अल्पस पर्वत वाले पर भी। तो नियम हमें लिखना है अब, और नियम में पहला नियम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। जैसे ही भाव बहुवचन में जैसे ही भाव बहुवचन में। ये चीजें इतनी आसानी से याद नहीं रहती बच्चे, आपको ध्यान रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होता है। पहली बार जब आप व्याकरण पढ़ते हो तो सिर्फ ये पता चलता है व्याकरण है क्या। चीज को दोबारा रिपीट करोगे तो कुछ दिमाग में आना शुरू होगा। बहुवचन में परिवर्तित होता है वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे ये तो मैंने नियम तो लिखवाई दिया है, बट इससे पहले एक चीज मैं और लिखवाऊंगी, है ना। नियम पहला ये तो नोट करके बाकी तो मैं लिखवाती हूँ, बट ठीक है आप लोगों ने लिख लिया। मैं इस नोट को यहाँ लिखूंगी, इसमें 1 नंबर में तो पहले यही लिखेंगे। नहीं आप लोगों ने लिख लिया तो आप काटना मत, आप जो मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ वो इसके नीचे लिख लेना, बट आपको नोट्स में ऐसे मिल जाएगा इसलिए मैं वो यहाँ लिख रही हूँ। लिखना ये भी है बट वो पहले आना चाहिए क्या, तो आप नीचे लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। भाववाचक संज्ञा के स्थान पर, तो आपको ध्यान रहेगा कौन सी संज्ञा किस पर आई, स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, है ना। और आपके पास स्पेस हो तो ये चीज ऊपर भी लिख सकते हो। अब मैं वो नोट करके नियम आपके लिए यहाँ पर लिख दूंगी। जो चीज ऊपर लिखी थी जिससे आपको ये क्लियर हो जाए ना कि एक संज्ञा के स्थान पर दूसरी संज्ञा आ रही है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। जैसे ही भाव
बहुवचन में परिवर्तित होता है। बस थोड़ा सा रूप बदल दिया मैंने, मतलब वो ऊपर लिख दिया एक लाइन, परिवर्तित होता है वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण, ऊंचाइयां देखनी है। अब यहाँ देखना, आप लोग ऊंचाइयां भी गलत लिखते हैं, एक की मात्रा बड़ी करते हो, छोटी लिखनी है। क्यों आएगी छोटी, आपको आगे टॉपिक में पता चल जाएगा। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। दूसरा, ये सभी आए हुए हैं इसलिए हम वो लिख रहे हैं उदाहरण इसमें। सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। इसमें ऊंचाइयां शब्द अंडरलाइन है और इसमें प्रार्थनाएं हैं, और दोनों में कौन सी संज्ञा होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा यहाँ से। अब हम आएंगे नियम नंबर 2 पर। नियम 2, नियम नंबर 2 क्या है, चलिए लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। पहले मैं लिखती हूँ फिर समझाऊंगी। देखो, चलो समझाती हूँ। मैंने कहा देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। जैसे मैंने विभीषण शब्द अंडरलाइन किया तो कुछ बच्चों का ध्यान सिर्फ विभीषण शब्द पर जाता है। उसे देखते ही पता चल जाता है अच्छा विभीषण तो नाम होता है ना, और नाम होते ही आप व्यक्तिवाचक पर जाते हो। जैसे मैंने कहा देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, और मैंने कहा जयचंद अंडरलाइन है। उसे देखते ही आपको क्या लगता है, अच्छा जयचंद तो नाम है, व्यक्तिवाचक। लेकिन आप इन वाक्यों में देखें, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, क्या यहाँ विभीषण किसी का नाम है? या देश में अनेक जयचंद है, क्या यहाँ जयचंद किसी का नाम है? तो आप पाएंगे यहाँ विभीषण और जयचंद किसी का भी नाम नहीं है, या नाम नहीं है। अब यहाँ नाम अगर नहीं है तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक नहीं। तो यहाँ पर विभीषण और जयचंद जैसे लोगों की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो गांठ बांध लेना, जब भी किसी की किसी से तुलना करते हैं, तुलना कितनों में होती है, 2 में। अब जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक में तो एक विशेष होगा।
तो कम से कम 2 में तो होगी होगी तुलना, और 2 से ज्यादा में भी हो सकती है। तो जब भी आप किसी से तुलना करोगे तो तुलना करने वाला जो शब्द होगा, उस तुलना वाले शब्द में व्यक्तिवाचक की बजाय तुलना होते ही जाति होगी। हाँ, अगर मैं कह देती कि विभीषण आ रहा है, जयचंद भोजन कर रहा है, तो ठीक है, वहां व्यक्तिवाचक हो जाती, क्योंकि वो एक विशेष नाम थे। अब जैसे मैं कहती हूँ देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अब यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी का नाम थोड़ी है, या आपने कह दिया सोहन तो हरिश्चंद्र है, और वहां हरिश्चंद्र का अर्थ वहां पर नाम नहीं है, बल्कि वो सत्यवादिता से तुलना हो रहा है। तो हरिश्चंद्र के अंदर कौन सी संज्ञा होनी है? जातिवाचक। जैसे यहाँ मैंने कहा जैसे कि राम तो हरिश्चंद्र है, अब यहाँ हरिश्चंद्र में कौन सी आई? तुलना वाली बात। यही चीज उस उदाहरण में थी जो मैं बात कर रही थी आपसे कि आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, ये आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है, हिमालय शब्द अंडरलाइन किया, पूछा इसमें कौन सी संज्ञा है? हिमालय को देखते के साथ बच्चे पहुंच गए व्यक्तिवाचक में। अब वही चीज आपने ध्यान ही नहीं दिया, तुलना हो रही है, आप कह रहे हो आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप का क्या है? हिमालय। यानी जो चीज हिमालय के अपने यहाँ है वो यूरोप में किसकी है? आल्पस पर्वत की है। तो आल्पस पर्वत तो विशेष हो गया। जैसे राम हरिश्चंद्र नहीं है, जैसे आपने ये बोला, तो इसका मतलब राम तो व्यक्तिवाचक है ना, जिससे आप तुलना कर रहे हो वो अनेक का बोध कराएगा। तो हिमालय वह व्यक्तिवाचक नहीं था, क्योंकि उसकी तुलना कर रहे हो आल्पस पर्वत से, तो वो कौन सा होता है? जातिवाचक। बच्चों को क्या लगा? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही जैसे राम तो हरिश्चंद्र नहीं है, या राम तो हरिश्चंद्र है, तो इसका मतलब वो सत्यवादी है, तो वहां हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक न होकर क्या बनेगी? जातिवाचक। तो तुलना 2 में हो या ज्यादा में, जिस शब्द से तुलना की जा रही है उस तुलना करने वाले शब्द में सदैव कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी से तुलना आप कर रहे हैं तो तुलना करने वाले शब्द में सदैव कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। यानी व्यक्ति के स्थान पर संज्ञा आएगी जातिवाचक। तो मैं उदाहरण लिख देती हूँ इसमें, जैसे करके देश में अनेक जयचंद हैं या अनेक विभीषण हैं, दोनों ही आए हुए हैं। विभीषण शब्द शुद्धि में भी आया हुआ है। देश में जयचंदों की या देश में जयचंदों की कमी नहीं है। या राम हरिश्चंद्र है, अब यह हरिश्चंद्र सत्यवादी वाला पार्ट, तो अभी हमें कौन सी संज्ञा हो गई? सभी में जातिवाचक। या अल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय, सभी में जब भी किसी से तुलना करोगे, तुलना करने में कौन सी संज्ञा होगी? जाति, क्योंकि तुलना कम से कम 2 में तो होगी ही होगी। ठीक है, अब हम आ गए नियम नंबर 3 पर। इसका कोई उदाहरण मैंने आपसे पूछा नहीं था। चलिए पानी पीऊंगी भाई पहले। आ रही है क्या बात समझ में? बताते तो जाना समझ में आया या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की।
नहीं ले गए, वो लेंगे वहाँ से, थोड़ा सा उन्हें दे आओ। नहीं वो कॉफी उनमें से ले लिया, निकाल लिया। हाँ निकाल लिया। निकाल लिया। ये तो पूरा ही भरा हुआ है। ले लो और एक और ले लो। तो इसमें हाँ ये इसमें एक कॉफी और दे दो। इसमें बहुत ही कॉफी हो गई, ऐसा लगता है 5 को पिला दो। ये इतनी सी देते हैं। ठीक है। वो क्या है, ये डबल बार डाल देता तो ज्यादा हो जाती है। एक मिनट, कॉफी लेके आए। अरे दूसरा नियम तो लिखवा दिया भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यही है दूसरा नियम। आपको अगर लगे तुलना वाली चीज तो वो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो कि तुलना में जातिवाचक संज्ञा होती है, बट नियम यह है कि व्यक्तिवाचक की जगह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। ठीक है, नियम तो वही है। तीसरा पॉइंट, आपको डाउट लगे कि मैं तो भूल जाऊंगा तो आप वहां ब्रैकेट में लिख लो, तुलना में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। ये आपको एक्चुअली डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें तुलना हो रही है या नहीं, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। जैसे राम हरिश्चंद्र है, अब आपको पता ही नहीं चलेगा क्या तुलना हो रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा ये यहाँ किसी का नाम है या हम कहीं तुलना कर रहे हैं, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। भूल कैसे जाओगे, ये चीजें है ही नहीं, ये नियम नहीं है तुलना वाला। वो आपको दिखेगा, बहुतों की तुलना दिख जाएगी, दो की तुलना ही नहीं दिखेगी। आपको वहां जजमेंट करना है। जैसे अब यहाँ आएगा जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अभी आप देखो इसमें, फिर भी किसी भी बच्चे को ये लगे मैं तो भूल जाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से वहां अपना क्या कर सकते हो, नोट डाउन, है ना। जैसे इसमें नियम था तो वो नियम के साथ मैंने जो चीज है नियम में नहीं लिखवाई, वो चीज मैंने नोट करके लिखवाई है, वो अलग चीज है। नियम तो यही चल रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। अब ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुलना वाला और वो भी नहीं है, सेंटेंस देख करके हमें क्या करना होगा, जजमेंट। जैसे उदाहरण आया हुआ है यहाँ से, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, क्या आया है जरा देखो। एक बार मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, टाइम क्योंकि इतना नहीं है तो हमें थोड़ा क्लियर तो हो ना। महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया। दूसरा,
यही लिख देती हूँ, नेताजी अब नहीं रहे। मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं। अब आप यहाँ देखो, इसमें महात्मा जी शब्द अंडरलाइन, महात्मा ही मिल जाएगा, इसमें नेताजी। अब नियम से अगर बात करें, हाँ एक एक एग्जाम्पल याद करोगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी। नियम, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया। अब आप यहाँ देखोगे, महात्मा यूं तो कोई साधु संत होता है, नेता कोई भी साधु संत हो सकता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ महात्मा कोई साधु संत नहीं है और ना नेता यहाँ कोई नेता है, बल्कि महात्मा यहाँ किसका बोध करा रहा है, व्यक्ति विशेष के नाम का, और नेता भी यहाँ पर विशेष नाम का बोध करा रहा है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो पहला वाला जो है महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया, इसमें आप जानते हो ये महात्मा गांधी का आपको क्या करा रहा है बोध। नेताजी अब नहीं रहे, यहाँ नेता किसके लिए आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो आपको लगता है अच्छा शब्द जाति के हैं, बट वाक्य में प्रयोग ऐसे हुआ कि ये व्यक्ति विशेष के नाम का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा जाति वाले शब्द के बाद में जैसे ही जी लगाएंगे वो व्यक्तिवाचक चला जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ आपको समझना पड़ेगा। जी लगा रहेगा फिर भी जाति का शब्द जाति में रह जाएगा। आप कहेंगे कैसे, जैसे मैं कहती हूँ महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं। अब यहाँ महात्मा जी अंडरलाइन कर लो, महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं। क्या यहाँ महात्मा जी किसी विशेष का नाम का बोध करा रहा है, बिल्कुल नहीं करा रहा। जी भी है वहां पर, फिर भी बोध व्यक्ति का न कराकर जाति का ही करा रहा है। कोई भी प्रवचन सुना सकता है, तो आप रट नहीं सकते, वाक्य में देखकर पता करना है ये विशेष व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है या नहीं करा रहा बोध का, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे बिना जी के भी आ सकते हैं यहाँ उदाहरण। कैसे, जैसे मैं आपसे कहती हूँ, आपको पता है देसी रियासतों का एकीकरण किया किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगर हम लोग बात करें, आपको पता भी है किस नाम से प्रसिद्ध हुए, लौह पुरुष के नाम से। अब मैंने कहा लौह पुरुष ने देसी रियासतों का एकीकरण किया। अब यहां मैं लौह पुरुष अंडरलाइन कर दूं, क्या यहाँ लौह पुरुष फिर लोहे का पुरुष हो गया क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लोहे का पुरुष तो नहीं है। अब लोहे का पुरुष नहीं है तो इसका मतलब यहाँ लौह पुरुष किसके लिए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। बट यहाँ तो जी नहीं है, तो बिना जी के भी उदाहरण किसके अंतर्गत आ गया आपका, यहीं पर व्यक्तिवाचक में। तो इस जी वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। आप वाक्य में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पता चल जाएगा वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जाति में जा सकता है, जाति का उदाहरण व्यक्ति में आ सकता है, भाव का उदाहरण जाति में जा सकता है। तो आपको वहां पर चीजें समझनी होंगी, जैसा वाक्य आता है वैसे। मैंने आपको यहाँ समझाया कि कैसे बदल सकते हैं शब्द। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे की लास्ट चीज जो इसकी बची है संज्ञा की, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट और बाकी रह गया तो वो बाद की बात है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो अपना ध्यान रखना। राम राम सा। अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं? अब आपको बता दो मुझे जल्दी से, क्योंकि फिर YouTube पर क्लास आएगी। क्लियर है क्या अब? बाय शंकर। एक पार्ट और बचा है संज्ञा में, फिर संज्ञा आपको पूरी क्लियर होगी, फिर आपके क्वेश्चनों की बारी आएगी। ठीक है ना? अभी YouTube पर लूंगी मैं क्लास, और फिर भी किसी का रहेगा तो जब संज्ञा कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में आपका नंबर आ जाएगा क्वेश्चन पूछने का। बेटा लास्ट वाले नियम में है कि
शब्द जाति का है। महात्मा जाति होती है ना, कोई भी साधु संत हो सकता है, नेता कोई भी नेता हो सकता है, बट यहाँ महात्मा जो है वो साधु का बोध नहीं करा रहा है, एक विशेष व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। विशेष व्यक्ति के नाम का बोध होने की वजह से ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ गया? जाति का शब्द होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी जाति के शब्द को हम व्यक्तिवाचक में लेके जा सकते हैं जब वो एक विशेष नाम बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में